तो आज हम कंप्यूटर का अगला भाग देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम कंप्यूटर का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है और कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ऐसी संभावना है। क्या कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित एक विशेष प्रश्न जो हर बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की एक विशेष लिमिटेशन है, विशेष सीमा है कि कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है, अर्थात सोचने की क्षमता। कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है, अर्थात कंप्यूटर की सोचने की क्षमता। आईक्यू मीन्स सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता 0 होती है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहेंगे और इसका जो आईक्यू लेवल है वो 0 होता है, जिसे कहेंगे सोचने की क्षमता। एक देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गीगाहर्ट्ज में। इसकी गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है और वो होता है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁹ प्रति सेकंड, ये कंप्यूटर की स्पीड होती है। ठीक है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो देखते हैं हम कि ये कंप्यूटर वर्क जो करता है किस आधार पर करता है, कैसे काम करता है। तो इसमें दो चीजें स्पेशली होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक तो क्या होता है? हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो यहां आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होंगे एक तरीके से, एक तो हार्डवेयर और दूसरा वाला जो होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए, वास्तव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करें तो हार्डवेयर, देखिए पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर, अर्थात कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग या वे उपकरण, वे पार्ट्स जिनको आप देखने के साथ साथ स्पर्श भी कर सकते हैं, अर्थात आप छू सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। अर्थात ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, तो हार्डवेयर एक प्रकार के क्या होंगे? कंप्यूटर के ऐसे उपकरण, कंप्यूटर के ऐसे
उपकरण या पार्ट्स, उपकरण या पार्ट्स जिन्हें आप देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। छू भी सकते हैं अर्थात कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें आप देखने के साथ साथ स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में क्या क्या आएगा ये भी आप देख लीजिए। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं। ये हार्डवेयर की काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे। अर्थात ऐसा प्रोग्राम जो आपको दिखाई देता है लेकिन आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा प्रोग्राम या ऐसी कंप्यूटर की जो है लैंग्वेज मान सकते हैं आप कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा एक प्रोग्राम जिसको आप देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फोटो खींची। अब एक फोटो, जैसे मान लीजिए आपने दूदू का एक किला है, दूदू फोर्ट, दूदू फोर्ट की आपने फोटो खींची, तो मोबाइल में जब तक है वो, आपने मोबाइल में फोटो ले ली, इट मीन्स आप मोबाइल में उसको जब तक देख रहे हैं तब तक वो आपके लिए क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, अर्थात सॉफ्टवेयर है। या फिर आपने मान लीजिए कंप्यूटर के कोई नोट्स जो है अपने फोन में डाउनलोड किए या फोटो आपने खींची, तो जब तक वो फोन में है तब तक वो आपका सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। अगर उन्हीं का आप प्रिंट आउट ले लेंगे एक कागज के रूप में तो वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर के जो बेसिक जो भाग होंगे उनमें आपको ध्यान रखना है हार्डवेयर वे वस्तुएं या कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें देखने के साथ साथ आप छू भी सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर केवल देखे जा सकते हैं, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे स्क्रीन पर आपने एक टेक्स्ट लिखा, जैसे स्क्रीन पर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा दीक्षा, DIKSHA। अब ये जब तक आपके स्क्रीन पर नोटपैड में या MS वर्ड में दिखाई दे रहा है तो आप केवल इसको देख सकते हैं, अर्थात ये कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है या प्रोसेसर के अंदर ये चीजें है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी है। और जब इसका आप एक कागज के रूप में प्रिंट आउट ले लेंगे तो फिर ये आपके लिए हार्डवेयर हो जाएगा, अर्थात हार्ड कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था। अब इसके बाद में बात करें अपन कि सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में बांटा है। सॉफ्टवेयर को भी हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। तो देखिए दो भाग कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए जरा इसको। अब देखिए
सॉफ्टवेयर को हमने दो भागों में बांटा है। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक जो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक नंबर पे क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखिए कौन सा वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब यहां बात करें तो एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है, जब आपने एकदम फ्रेश नया कंप्यूटर खरीदा, एकदम फ्रेश नया कंप्यूटर खरीदा और उसके अंदर जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स आए थे, जैसे आपने आपके इस कंप्यूटर के अंदर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। तो ओएस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अर्थात उस कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इनबिल्ट होता है। जैसे इसका अभी लेटेस्ट में आप एग्जांपल देख सके तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम भली भांति अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो वो तरीका है आपके पास एंड्रॉइड फोन। आपने कोई एंड्रॉइड फोन खरीदा, जब आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल को जब आपने परचेज किया था तब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस नहीं थे, कई सारे एप्लीकेशन नहीं थे, एप्लीकेशन बोले तो ऐप नहीं थे। अर्थात आपने मोबाइल लेने के बाद में, मोबाइल जैसे शॉप से खरीदा, खरीदने के बाद में आपने क्या किया कि उसमें प्ले स्टोर में जाकर के कई सारे अनदर एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड किए। तो डाउनलोड किए गए जो भी ऐप हैं, जो भी एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और जबकि उस मोबाइल को आपने परचेज किया था तब उसके अंदर ऑलरेडी जो फंक्शंस आए थे, ऑलरेडी जैसे कॉलिंग का, कॉन्टेक्ट का एक लिस्ट, ये जो चीजें थी, कैमरा था, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या है थी, ऑलरेडी उसके अंदर फंक्शन में आई थी, इनबिल्ट थी। तो इनबिल्ट जो सिस्टम होता है एक तरीके से, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात नए खरीदे गए फोन में ऐसे ऐप जिन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते, जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आप किसी कंप्यूटर के किसी या मोबाइल के किसी आइकन को, जैसे मान लीजिए मोबाइल स्क्रीन पर आपके एक ये आइकन है फेसबुक का, सपोज फेसबुक का आइकन है। कई फोन ऐसे होते हैं आजकल, नए मोबाइल को खरीदते तो उसमें ये इनबिल्ट होता है। अर्थात आपको स्पेशली डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑलरेडी ये इनबिल्ट होता है। जबकि पहले फेसबुक आपको अलग से क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था प्ले स्टोर में जाकर के। तो इसी प्रकार से अब आप अगर मोबाइल की स्क्रीन पर फेसबुक पे अंगुली रखेंगे और यहां पर या तो आएगा क्रॉस का चिन्ह और यह आएगा अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल, ठीक है।
तो अनइंस्टॉल आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको आप हटा सकते हैं, और क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव हो रहा है जब, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और अगर रिमूव नहीं हो रहा है, अनइंस्टॉल का फंक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इनबिल्ट है, अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि आप यहां देखेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन का कोई एग्जांपल देखें आप, तो जैसे इसके अंदर आप मान सकते हैं एप्लीकेशन के लिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर आपने कोई पढ़ने का जैसे ऐप खरीदा, कोई भी पाठशाला क्लासेस का कोई, या दीक्षा क्लासेस का कोई ऐप आपने खरीदा जहां से ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, क्या है, जिसको यूजर के द्वारा, जिस एप्लीकेशन को यूजर के द्वारा डाउनलोड या इंस्टॉल किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अर्थात जिन्हें आप अपनी भाषा में ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप। ऐप जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और सिस्टम जो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होता है। तो ये चीजें थी। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए आगे। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक है आपका इनपुट और आउटपुट। क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। तो देखिए, इनपुट व आउटपुट डिवाइस। इनपुट व आउटपुट डिवाइस। कल हमने चर्चा की थी इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि इनपुट कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से डिवाइस जो है इनपुट की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम सबसे पहले इनपुट के बारे में बात करें तो हमने बताया था कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में कल हमने लगभग डिटेल से पढ़ लिया था। आज इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा माउस। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। ये इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तीसरा है आपका स्कैनर। स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद में चौथा आ जाएगा आपका माइक। माइक कह सकते हो या इसको माइक्रोफोन। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। फिर देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये भी आपका इनपुट है। फिर बात करें अपन ऑप्टिकल पेन। ऑप्टिकल पेन ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और आप ले सकते हैं ओएमआर आएगा क्या इसमें? ओएमआर। ओएमआर भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्या होता है? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर क्या होता है?
ऑप्टिकल मार्क रीडर, अर्थात जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओएमआर शीट पर आप करते हैं। किस पर करते हैं? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। तो ये ओएमआर होता है। एक आप देख सकते हैं MICR, MICR ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है? इनपुट डिवाइस। अब देखिए ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अर्थात यहां ध्यान देना है ये होता क्या है। MICR, MICR जो होता है चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण, चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने वाला उपकरण, रीड करने वाला उपकरण, तो वो होता है MICR। और इस MICR का जो सर्वाधिक उपयोग है, सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो कहां करते हैं हम? बैंक चेक को रीड करने में। किसको? बैंक के चेक को रीड करने में हम किसका उपयोग करते हैं? MICR का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम OCR, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये सारे हमने इनपुट डिवाइस की बात की है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे OMR हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया। एक होता है आपका QR कोड, QR कोड, QR कोड तो नाम सुना ही होगा आपने। QR कोड सुना है? नहीं सुना? क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स अर्थात आप फोन पे का QR कोड देखो, पेटीएम का QR कोड देखो, है गूगल पे होता है, ये सारे जिस पे भी इस प्रकार से कुछ, देखिए दुनिया में कितने सारे फोन है, कितने सारे, उसका इस प्रकार से कोई ना कोई एक, ये आपका QR कोड का एक डिजाइन होता है एक तरीके से। देखिए ये, अब ये इसकी भाषा ये खुद ही समझता है। सब में अपने को तो एक जैसा दिखाई देता है कि सबके फोन में यही है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर फोन का नंबर और पर्टिकुलर अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्विक रेस्पॉन्स, बोले तो QR कोड। तो इसे भी क्या कहेंगे हम? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखेंगे। क्या है? इनपुट डिवाइस। अच्छा, QR कोड के अलावा एक आता है BCR, BCR भी आपने देखा होगा, BCR, BCR बोले तो बार कोड रीडर, BAR कोड रीडर, बार कोड रीडर। अब देखिए बार कोड रीडर क्या होता है। कोई भी आपने वस्तु खरीदी, उस वस्तु का जो है उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में आप पता करेंगे कि उसकी गुणवत्ता वास्तव में उसी कंपनी की है या फर्जी कंपनी की है। ये चीजें आपको पता करने के लिए बारकोड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? बारकोड। अर्थात आपने इसके बारे में देखा होगा, कहीं रिलायंस फ्रेश में आप जाते हैं या आप किसी बुक को देख लीजिए या कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो उस पे इस प्रकार से, उस पे इस प्रकार से लाइनिंग दिखेगी आपको गैप में। ये आपका
इसी को आप बार कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? ये आपका बार कोड होगा। अब इसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि यहां आपको जो लाइन है वो ब्लैक नहीं, व्हाइट वाली लाइन को रीड करना होता है, सफेद वाली लाइन को रीड करना होता है। ठीक है ना? तो ये आपका होता है बीसीआर बार कोड रीडर। ये भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो कई सारे इनपुट डिवाइस हम देख चुके हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, एमआईसीआर हो गया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बीसीआर बार कोड रीडर हो गया, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया। फिर उसके बाद में क्यूआर कोड बोले तो क्विक रेस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? इनपुट डिवाइस में आएंगे। किस में आएंगे? इनपुट डिवाइस में। अब जैसे हमने यहां माइक या माइक्रोफोन लिया, अर्थात आप किसी को इनपुट दे सकते हैं माइक के माध्यम से, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज को वो एक्सेप्ट करेगा और स्पीकर के द्वारा बाहर निकलेगी, वो स्पीकर के द्वारा बाहर निकलेगी। इस वजह से माइक आपका इनपुट डिवाइस हो गया, जबकि स्पीकर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? तो ये कुछ आपके सामने इनपुट डिवाइसेस थे। इनपुट डिवाइसेस के बाद में अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। अब देखिए हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम आउटपुट का उदाहरण देखेंगे, मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। दूसरा आप देखेंगे प्रिंटर। तो प्रिंटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तीसरा आप देखेंगे, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, अब देख सकते हैं आप स्पीकर, ये भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। फिर चौथा देखेंगे आप प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? फिर उसके बाद में आप पांचवा देखते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, और उसके बाद में आप देख सकते हैं और क्या हो सकता है आपका? नहीं, प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर आपका, यस, प्रोजेक्टर इनपुट भी है तो आउटपुट भी है, तो प्रोजेक्टर आउटपुट में आएगा। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ये भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्योंकि प्रोजेक्टर क्या करता है? पहले डाटा को इनपुट करता है, उसके बाद में एक शो करता है एक पर्दे पर। ठीक है ना? तो इसलिए प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस, वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो हमने देखा मॉनिटर। मॉनिटर को आप स्क्रीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अब इस पे टच पैड आ गया एक तरीके से। ठीक है ना? टच पैड क्या है? अब टच पैड को अगर बात करें अपन, तो बेटा टच पैड जो है या टच स्क्रीन जो भी है वो सारा, वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों में काउंट हो रहा है। क्योंकि आप टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनपुट दे रहे हैं।
और जब टच करेंगे तब वो डिस्प्ले होगा। अब डिस्प्ले होगा तो वो आउटपुट दिखेगा आपको। तो इसलिए आप टच पैड को क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, टच पैड तो इनपुट होता है बेटा, आउटपुट कैसे होगा? टच पैड वो तो टच स्क्रीन जो होता है, टच स्क्रीन होता है क्या, इनपुट और आउटपुट, जबकि टच पैड तो इनपुट है। लैपटॉप में जो टच पैड होता है वो इनपुट है। भैया आपने लैपटॉप के अंदर देखा होगा, इस प्रकार से एक छोटा सा होता है, तो यहाँ नीचे की तरफ दो बटन होते हैं, राइट और लेफ्ट, और यहाँ आप अंगुली को ऐसे मूव करवाते हैं, तो ये टच पैड ये एक प्रकार का इनपुट हो गया। क्या हो गया? इनपुट। तो ध्यान रखना है, टच पैड आउटपुट नहीं होकर के क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हाँ इसकी जगह आप ले सकते हैं, जैसे छठा तो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक प्रकार का क्या है, टच स्क्रीन लेंगे तो ये आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इसी प्रकार वेबकैम, वेबकैम ये भी आपका इनपुट और आउटपुट, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन आगे, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव को क्या मान सकते हैं आप, पेन ड्राइव आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, अर्थात ये डाटा को अपने अंदर ले भी सकता है और डाटा किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है। इसलिए इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट। प्रोजेक्टर भी क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फिर आप मान सकते हैं सीडी या डीवीडी, सीडी या डीवीडी। अब सीडी या डीवीडी को आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपके इनपुट और आउटपुट है, क्योंकि सीडी के अंदर आप कोई डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसमें ले भी सकते हैं, और इसमें से आप किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये जो सीडी और डीवीडी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, अर्थात इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर ये आपको देखने को मिल रहे हैं, जो इनपुट में भी, इनपुट की श्रेणी में भी आते हैं और आउटपुट की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे मेमोरी की बात करें, जैसे मेमोरी कार्ड होता हो, एसडी कार्ड जिसको आप बोल सकते हैं, एसडी कार्ड। ठीक है, एसडी कार्ड जिसको आप बोल सकते हैं, मेमोरी कार्ड जिसको आप बोलते हैं एक तरीके से, तो ये जो मेमोरी कार्ड होता है ये भी आपका कौन सा है, इनपुट डिवाइस भी है तो आउटपुट डिवाइस भी है। क्यों है, क्योंकि मेमोरी कार्ड में आप गाने, इमेजेस या वीडियोस आप इसमें स्टोर कर भी सकते हैं, और इसके माध्यम से आप किसी अन्य सिस्टम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इस वजह से एसडी कार्ड क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है, इनपुट डिवाइस भी कहलाएगा तो आउटपुट डिवाइस भी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें आगे करते हैं हम। अब देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। कट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। ठीक है,
तो देखिए कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट कीज, तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि किसी भी डाटा या टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। किसी भी डाटा या टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। अब सेलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है, आप किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी पिक्चर में एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग कब होगी, जब पहले उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, इससे होता है सेलेक्ट ऑल। ए से Ctrl+A बोले तो सेलेक्ट ऑल, अर्थात आपने जो भी स्क्रीन पर डाटा लिखा हुआ है, कोई एप्लीकेशन है या कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसमें उस पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मान लीजिए उसका फॉन्ट आपको बढ़ाना है, फॉन्ट उसका आपको घटाना है, या फॉन्ट को आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं, उसके लेटर्स को जो है उसका फेस बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले उस टेक्स्ट को या उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप Ctrl+A करेंगे तो स्क्रीन पर जितना जो कुछ लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा लिखा हुआ सेलेक्ट हो जाएगा, अर्थात बैकग्राउंड के अंदर नीला कलर आ गया, इट मींस वो सेलेक्ट हो गया। इसका अर्थ क्या होगा, अगर बैकग्राउंड के अंदर नीला कलर आ गया तो वो आपका डाटा या टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब उसमें कुछ किसी भी प्रकार की आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब आप सेलेक्ट किए गए डाटा को, तो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगा, Ctrl+A, Ctrl+A। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट किए गए डाटा को कॉपी करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा था, आपने कोई भी एक लेटर लिखा था यहां स्क्रीन पर, मान लीजिए ये स्क्रीन है और इसमें आपने लिखा माई नेम इज पूर्वी। आपने क्या लिखा, माई नेम इज पूर्वी। अब आप इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप क्या करना चाहेंगे, सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड के अंदर नीला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसका जो फॉन्ट का साइज था वो थोड़ा छोटा था, उसको आपको बढ़ाना है। ठीक है ना, तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे ये माई नेम इज पूर्वी, इसको मुझे और ऐसा कैसा प्रिंट करना है, ऐसा कैसा और लिखना है, तो इसके लिए आप इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए होता है Ctrl, Ctrl+C, इसका हो गया कॉपी होना, कॉपी करना। क्या हो जाएगा, कॉपी करना। Ctrl+C से किसी भी डाटा या टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और कट करने के लिए, जैसे यही डाटा था, इसी को आपको कट करना था, हटाना था, तो उसके लिए Ctrl Ctrl+X, ये हो जाएगा आपका कट करना, कट करना। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देना है, पेस्ट जब तक काम नहीं करता है जब तक कट और कॉपी नहीं हो, क्योंकि पहले आपको किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपको कट करने की आवश्यकता है तो उसको कट कीजिए, और कॉपी करने की आवश्यकता है तो उसको कॉपी कीजिए, उसके बाद में पेस्ट काम करेगा। अब देखिए, पेस्ट करने के लिए Ctrl Ctrl+V, ये होता है पेस्ट करना।
पेस्ट करना इट मीन्स चिपकाना। क्या होता है? एक तरीके से चिपकाना। अब यहां ध्यान देना है, एक विशेष बात मैं बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इनमें डिफरेंस रहेगा कि कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी का मतलब आप खुद समझते हैं, फोटोकॉपी समझते हैं ना आप, एक तरीके से कि एक कोई, जैसे ये लिखा हुआ है माय नेम इज पूर्वी, ऐसा का ऐसा ये तो है ही अपनी जगह, ऐसा का ऐसा एक और नाम कॉपी हो जाएगा, एक और ये पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा कॉपी। ठीक है, और कॉपी सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं और इसकी जगह दूसरा बिठाना चाहते हैं, दूसरा बोले तो ऐसा ही, ठीक है ना, या इसका स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, यहां से हटा करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करने के बाद में कट करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे, उसके बाद में यहां से ये जो लिखा हुआ है वो सारा टेक्स्ट कट हो जाएगा, और उसके बाद में आप जैसे फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में या अन्य कहीं किसी जगह आप इसको क्या करना चाहेंगे, पेस्ट करना चाहेंगे, तो वहां ये पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। अर्थात पहले वाला कट हो जाएगा और बाद में जो आएगा वो दूसरा आएगा, ये ध्यान रखिएगा, उसी का कॉपी हो जाएगा, उसी का मतलब जो है पेस्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कंट्रोल ए यानी ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी यानी कॉपी करना, कंट्रोल एक्स यानी कट करना, कंट्रोल वी यानी पेस्ट करना। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई नई फाइल ड्रॉ करनी है, क्या करनी है, नई फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए CTRL कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, ये आपको नोटपैड के अंदर देख लीजिए या MS वर्ड में देख लीजिए। अगर नई फाइल आपको खोलनी है तो कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल ओपन हो जाएगी। नई फाइल खोलना, नई फाइल खोलना, ये भी आपको ध्यान रखना है, नई फाइल खोलना। अब नई फाइल खोलना, अब आप चाहते हैं कि इस खोली गई फाइल को, इसमें आपने फिर से कुछ लिखा, कुछ डाटा, अब उस लिखे गए डाटा को आप क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए देखो CTRL कंट्रोल प्लस S, इसका मतलब होता सेव करना, सेव करना। किसी भी डाटा को, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, किसी भी फाइल को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S वाला बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस S वाला बटन दबाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि आपने सेव कर दिया, लेकिन आप अब उस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं और स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं अन्य जगह, उस आपके द्वारा लिखे गए डाटा को, आप सेव की गई फाइल को पुनः दोबारा से किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं और दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको कहेंगे आप सेव एज, और सेव एज के लिए शॉर्टकट की होता है F12 है। क्या होता है, F12। तो ये F12, अब F12 क्या है, ये फंक्शन की है, बताया था फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो F12 एक प्रकार का क्या है, फंक्शन कीज। तो F12 से सेव एज, सेव एज, अर्थात इससे तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा से अन्य नाम व अन्य स्थान पर सेव करने के लिए सेव एज किया जाता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपने कोई फाइल सेव की थी कल, आपने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करके गए थे कल, और आज उसी फाइल को देखना चाहते हैं आप, उसी फाइल में आगे बढ़ना चाहते हैं आप,
तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में आप उस फाइल को कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर की पुरानी सेव की गई फाइल को आपको ओपन करना है। क्या करना है? पुरानी अर्थात भूतकाल में सेव की गई फाइल को आप आज पुनः देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Ctrl+O क्या करना पड़ेगा? Ctrl+O बटन दबा करके क्या करेंगे, आप पुरानी सेव की गई फाइल को, पुरानी सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। पुरानी सेव की गई फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो ये Ctrl+O रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक चीज आती है कि आपने कोई फाइल पूरी कंप्लीट तैयार कर ली, कोई एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट तैयार कर ली, अब उसको आपको हार्ड कॉपी के रूप में लेना है। किसके रूप में लेना है? हार्ड कॉपी के रूप में लेना है आपको, उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए ध्यान देना है आपको, क्या करना पड़ेगा? Ctrl Ctrl+P, Ctrl+P, ये आपका हो जाएगा प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालना। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम से संबंधित है, सारे के सारे आ जाएगा। एक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, लास्ट में एक फंक्शन होता है एग्जिट। एग्जिट, इसका मतलब समझते हो आप? एग्जिट क्या होता है? एग्जिट इट मींस आप उस प्रोग्राम से, उस पूरे प्रोग्राम से या उस फाइल से बाहर आ सकते हैं। प्रोग्राम या फाइल से बाहर आना, प्रोग्राम से बाहर आना, प्रोग्राम से बाहर आना, अर्थात वो प्रोग्राम कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बाहर आना। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जिट। क्लियरली आ जाएगा पक्का? तो देखिए, एग्जिट का मतलब आप समझ पा रहे हैं? प्रिंट, Ctrl+P, सेलेक्ट, कॉपी, कट, पेस्ट, नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, सेव करना, पुनः सेव करना। ठीक है, दोबारा से सेव करना, ये चीजें भी आ गई आपको। अब बात करते हैं थोड़ा और एक्स्ट्रा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी आपने टेक्स्ट या डाटा इनपुट कर रखा है, कोई फाइल बना रखी है, उस फाइल को आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे टेक्स्ट होंगे, कुछ ऐसा, कुछ एक लाइन, मतलब पर्टिकुलर किसी लाइन को आप क्या करना चाहेंगे कि किसी एक विशेष लाइन को आप डार्क या गहरा काला करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? गहरा काला करना चाहेंगे, तो उसे कहते हैं बोल्ड। क्या कहेंगे? बोल्ड करना। ठीक है ना? तो बोल्ड करने के लिए देखिए Ctrl Ctrl+B, ये वाला इसका शॉर्टकट की होता है, और इसको कहेंगे बोल्ड। बोल्ड करना, क्या करना? बोल्ड करना, इट मींस गहरा काला करना, गहरा करना। ठीक है, ये डार्कनेस बढ़ाना एक तरीके से उस लेटर की, उस अक्षर की या उस लाइन की। ठीक है, जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है। अब बात करें कि इसको आप क्या करेंगे? इटालिक। इटालिक होता है एक किसी टेक्स्ट का तिरछापन, किसी टेक्स्ट का तिरछापन एक तरीके से, तो उसको कहेंगे इटालिक। तो इटालिक करने के लिए देखिए Ctrl+I, इसको बोलेंगे, इस प्रकार से अक्षर लिखे जाएंगे तिरछे, इस प्रकार से तिरछे लिखे जाएंगे, तो ये आपका क्या रहेगा? इटालिक। ठीक है, तो इटालिक करने के लिए Ctrl+I, Ctrl+I,
CTRL, CTRL Ctrl+I, ये आपका इटालिक रहेगा। ठीक है, यहां ध्यान देना है। अब कुछ बातें देखते हैं हम। ये नोट हो गया, चलिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसी शब्दावली या ऐसी जो है शॉर्ट फॉर्म जिनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए रैम, क्या पूछा गया, रैम। तो रैम क्या होती है, ये एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसको ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इस रैम को भी दो भागों में बांटा गया है। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ध्यान देना है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। रैम कौन कौन सी, एक तो होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम और डी रैम। एस बोले तो स्टैटिक, क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है डी रैम, तो डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रहेगी स्टैटिक रैम और ये रहेगी डायनेमिक रैम। रैम को दो भागों में बांटा है, स्टैटिक और डायनेमिक, ये ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एस रैम क्या होती है, तो इसको आपको स्टैटिक लेना है, और डी रैम बोले तो डायनेमिक रैम रहेगा। इसका फुल फॉर्म जो पूछा जाएगा, इसका विस्तृत रूप पूछा जाएगा, विस्तारित रूप जो पूछा जाएगा वो। अब बात करते हैं रोम। रोम रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब इसको भी कितने भागों में, रोम को भी 2 3 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, अर्थात इसके भी पर्टिकुलर रूप से 3 भाग और कर दिए। तो देखिए ये आपने लिख लिया होगा शायद। चलो देखते हैं, इसके 3 भाग कर दिए। अब तीनों भागों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका पी रोम, दूसरा आ जाएगा ईपी रोम, और तीसरा आ जाएगा आपका डबल ईपी रोम।
ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो आपका लास्ट वाला है डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। ये फुल फॉर्म भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए आगे। अब एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है HTTP, HYPER, हाइपर क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर TEXT टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपसे पूछा जाता है HTML, HTML ये रहेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक पूछा जाता है आपको GUI की फुल फॉर्म, GUI, GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसकी फुल फॉर्म है, GUI की फुल फॉर्म है, ठीक है। एक पूछी जाती है आपको पोस्ट, क्या, पोस्ट की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक पूछा जाता है आपसे CD की फुल फॉर्म, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा DVD,
इसकी रहेगी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिस्क या फिर वर्सेटाइल, वीडियो की जगह क्या लिख सकते हैं आप, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, अब बात करते हैं जीपीएस। जीपीएस ये भी आपसे पूछा जाता है, चलो नोट कर लिया होगा, थोड़ा मिटा देता हूं। तो देखिए जीपीएस की फुल फॉर्म क्या देखना है, जीपीएस ये रहेगा आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आपका जीपीएस रहेगा। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं आगे, जीपीएस के बाद में और फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है ओएस, ओएस तो ये रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब हम बात करें आगे, फुल फॉर्म और आपसे पूछी जा सकती है तो पीडीएफ, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक पूछी जा सकती है लेन, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक पूछा जा सकता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एक पूछा जा सकता है आपसे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन क्या रहेगा, टी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया। ठीक है, जीपीएस बोले तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं है। फिर आता है पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे आपको कई बार पूछा जाता है कि आप अपनी फोटो को जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिए,
किसी आपके मार्कशीट की जो फोटो उसको आप अपलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और देखते हैं आगे। बताओ कुछ याद हो तो। हाँ देखिए, एक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा ही जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। एक आपसे पूछा जा सकता है OOP, उप, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। अब आता है आपका ATM, ATM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक पूछा जाएगा आपसे OTP, ये रहेगा आपका वन टाइम पासवर्ड। क्या रहेगा? वन टाइम पासवर्ड। फिर बात करें अपन आगे, और क्या हो सकता है? KYC। देखिए KYC क्या होता है, आजकल करवाते हैं ना KYC, नो योर कस्टमर, KNOW, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ये आपकी KYC की फुल फॉर्म है। ठीक है, एक पूछा जाएगा आपसे SMTP, SMTP, SMTP है ना, SMTP नहीं, SMPS, सॉरी, SMPS, ये रहेगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या रहेगा? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आपका SMPS रहेगा। ठीक है, जो कहां लगा होता है? आपके कंप्यूटर में। एक आपसे पूछा जाता है IC की फुल फॉर्म, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? और बताइए कुछ याद हो तो। एक सेकेंड मिटा देता हूं मैं इसको। हाँ बताइए क्या? हाँ PC, PC का तो सब जानते हैं, PC को तो आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर।
PERSONAL, पर्सनल, COMPUTER, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद में पैन कार्ड जो होता है ना, तो ये क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। यस, और कुछ, यूपीआई, अच्छा यूएसबी, 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 यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल, SE, अच्छा यहां SERIAL, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो शेष बची हुई फॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।